कार हम कर रहे थे समास, जिसमें हमने समास की परिभाषा, समास के विषय में ध्यान देने योग्य जो बातें थी वो करी। तो इसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद समास के जो दो पद होते हैं वो आपको बताया। तो पहला पद और पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो जब हम अब इसके भेद करेंगे तो उसके अंदर ये दोनों ही जो है वो बहुत काम आएंगे। तो इनको ध्यान से करना और ध्यान में रख कर ही आप भेदों को करोगे। तो समास के भेद जो हैं वो 6 हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुब्रीहि समास और पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है द्विगु समास। तो इसके अंदर पहला है अव्ययी भाव समास। तो इसके अंदर क्या होता है, अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे? इसका जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद यानी पहला पद, पहले का पद, तो पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय मतलब जिसके अंदर विकार, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर विकार नहीं होता, अव्यय होता है तथा समस्त पद अव्यय के रूप में ही कार्य करता है। तो जैसे इसका उदाहरण है प्रतिदिन, तो दिन दिन जो है वो इसका जब हम इसको तोड़ेंगे यानी कि विग्रह करेंगे तो दिन दिन बन जाएगा। उसके बाद तत्पुरुष। अब इसमें अगर हम संस्कृत के आधार पर देखें तो तत् का मतलब होता है वह और पुरुष का मतलब आदमी। तो यानी कि इसके अंदर किसी दूसरे के लिए बात हो रही है तो इसमें यानी कि उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। और विग्रह करने पर कर्म से अधिकरण कारक तक के जो हमारे कारक हैं के परसर्ग मतलब उनके जो चिन्ह हैं वो आते हैं। और जो नन तत्पुरुष होता है उसके अंदर ए और अन होता है जिसका अर्थ नहीं होता है। अब जैसे इसके परसर्ग कौन से हैं, जैसे हम कारक हमने छोटी क्लासेस में किए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से संबंध का के की या रारे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो इसके अंदर जैसे क्या बताया गया है कि कर्म यानी कि कर्म से लेकर के और फिर ये अपादान, अधिकरण और संबंध और ये संबोधन जो है वो नहीं आता और इधर से कर्ता भी नहीं आता, यानी कि सेकंड से लेकर के और जो अधिकरण है वहाँ तक इसके अंदर आता है। फिर इसके बाद जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है मधु मक्खी, तो मधु का संचय करने वाली। अब मधु शहद, मधु किसको कहा जाता है? शहद को, यानी कि शहद को संचय का मतलब होता है इकट्ठा करने वाली जो मक्खी है उसको मधुमक्खी कहा जाता है। तो इसके अंदर परसर्ग क्या लग गया? जो परसर्ग है वो का है, परसर्ग जो है वो का है, तो वही जो है विग्रह कर रहा है, यानी कि परसर्ग के आधार पर परसर्ग जो है वो चिन्ह के रूप में आता है। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। और अगर हम नीलकंठ को बहुब्रीहि समास में लेते हैं तो नीला है जिसका कंठ, तो वो उसके अंदर क्या हो जाता है? कोई अन्य आकर के प्रधान बन जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा शिव। लेकिन यहाँ पर है नीला है जो कंठ, तो वो जैसे मटके के ऊपर अगर कलर कर दिया जाए तो मटके का कलर जैसे नीला हो जाए, तो इसके अंदर यानी कि किसी अन्य की विशेषता नहीं बता रहे, लेकिन विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान का संबंध जो है वो दिखा रहे हैं। अब जैसे दो पद हैं, इन दोनों में ही एक की जैसे कंठ की विशेषता बताई है कि वो नीला है
जो कंठ कंठ विशेष्य और विशेषण का संबंध। फिर उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची, संख्या मतलब गिनती, जैसे 1 2 3 4 5 6 तो वो आता है, जैसे इसके अंदर उदाहरण दिया गया है। और विशेषण होता है और यानी कि संख्या के साथ साथ किसी चीज़ की विशेषता भी बताई जाती है, जैसे चौमासा। चौमासा 4 मासों का समूह, ये जो है क्या बन जाएगा, चौमासा। जैसे नवरत्न 9 रत्नों का समूह, तो वो भी 9 रत्नों की, रत्न जो हैं वो 9 होते हैं और उनकी विशेषता बताई जा रही है। और चौमासा 4 मासों के समूह, जैसे अब ये चल रहा है तो 4 मासों के समूह को ही चौमासा कहा जाता है। चारपाई 4 पैरों वाली कौन सी होती है, जो घर में खटिया बिछाई जाती है तो उसके 4 पैर होते हैं, तो 4 पाँव वाली वो है चारपाई, यानी कि जिसके 4 पाए हैं, 4 पैरों का समूह है जिसका। फिर उसके बाद आता है द्वंद्व समास। इसके अंदर क्या होता है, इसमें दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं और विग्रह जब इनका किया जाता है, यानी कि जब इनको अलग अलग किया जाता है तो और या आदि जो है वो आते हैं, और या आदि पद जो है वो बीच में आ जाते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, यानी कि दोनों ही पद प्रधान हैं। जैसे चाहे ये पूर्व पद है हमारे पास, चाहे उत्तर पद है, चाहे ये कौन सा पद है हमारे पास, पूर्व पद, और चाहे उत्तर पद, दोनों पद ही एक समान हैं और दोनों पद ही प्रधान हैं। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये लगभग एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं, जैसे दिन रात, दिन और रात। जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों ही एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द जो हैं वो मिलेंगे, जैसे धरती आकाश, धरती और आकाश। फिर इसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। इसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद प्रधान न होकर के किसी अन्य की विशेषता बताई जाती है और वही आकर के प्रधान बन जाता है। जैसे मैंने पीछे भी बताया कि नीलकंठ, अगर हम नीला है जो कंठ करेंगे तो वो हमारा समास कौन सा होगा, पीछे जैसे कर्मधारय समास होगा। और अगर हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, नीला है कंठ जिसका, तो अर्थात शिव। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, दूसरा जैसे उदाहरण है पीताम्बर, पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, तो किसके वस्त्र पीले होते हैं, श्री कृष्ण के, तो यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण का जो है वो बताया गया है। अब जैसे अन्य उदाहरण है लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर का मतलब होता है पेट, लंबा है उदर जिसका, तो किसका उदाहरण हो गया ये, श्री गणेश का। तो यानी कि किसकी विशेषता बताई इसमें, श्री गणेश की, यानी कि यहाँ पर अन्य, तो अब यहाँ पर श्री गणेश हो गए प्रधान, ठीक है, न तो लंब और न ही उदर, दो हैं जैसे इसके अंदर, न ही पीत और न ही अंबर। पीत जो है वो पहला पद है और अंबर जो है वो दूसरा पद है, उत्तर पद है, यानी कि, तो यानी कि पीताम्बर में दोनों ही पद प्रधान नहीं हुए और अन्य श्री कृष्ण की विशेषता आ गई, यानी कि कोई अन्य ही आकर के, कोई तीसरा पद ही आकर के प्रधान बन गया। तो ऐसा जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अब द्वंद्व समास भी आपको बड़े अच्छे से आ गया होगा कि इसके अंदर दोनों पद ही प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई अन्य आकर के प्रधान हो रहा है।
और द्विगु समास के अंदर काउंटिंग का यानी कि गिनती का आ जाता है। कर्मधारय समास के अंदर जो है विशेषण यानी कि किसी कोई विशेषता तो है लेकिन इसमें जो कि आप पहचान रख सकते हो। और तत्पुरुष के अंदर यानी कि वह पुरुष जिसके अंदर उत्तरपदी प्रधान होता है और विग्रह करने के लिए परसर्ग चिन्ह जो हैं वो कारक के प्रसर्ग चिन्ह जो हैं वो लगाए जाते हैं। और अव्ययी भाव में जो है वो पूर्व पद प्रधान होता है और उसका जो पहला पद है यानी कि जो प्रधान है या समस्त पद है वो अव्यय के रूप में ही कार्य करता है। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ आ रहे होंगे और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप फ़ोन पे पूछ सकते हो। धन्यवाद।